Hello everyone, welcome to all on my online classes. So guys, today we are going to discuss about a new lecture number 7 on structure of atom, that is wave nature of electron and Heisenberg's uncertainty principle. Okay guys, today we are So going firstly to guys देखो discuss basically the dual nature of electron. Okay, so basically guys आप सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होती है वो क्या शो करती है, ड्यूअल नेचर शो करती है, यानी दोहरा स्वभाव शो करती है, जिसको सर फर्स्टली डी ब्रोंगली, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रपोज किया था. सो यहाँ पे देखो डी ब्रोंगली proposed that an electron like light behave both as material particle and a गाइस देखो या भाई हम लोगों ने बेसिकली क्या देखा है, क्रिश तो देखे ही हो ना, क्रिश या फिर सुपरमैन, कुछ भी देखे होगे, सुपरमैन देखे होगे, ठीक है. सुपरमैन में देखना, सुपरमैन में क्या होता है, जो सुपरमैन यहाँ पे प्रेजेंट है. ओके, तो ये जो है एक एज अ पार्टिकल प्रेजेंट होता है. पार्टिकल का मतलब है जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट सडनली उसमें कुछ ऐसा होता है कि वो एक स्पीड से, जो स्पीड हम देख भी नहीं सकते ना, एक स्पीड से कहीं पे चला जाता है, ठीक है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है उसमें. तो वो एक वेव के फॉर्म में क्या होता है, वो मूव हो रहा है, जो कहीं जा रहा है, ठीक है. तो एक याद रखना, जब कोई एक पर्टिकुलर पोर्शन दो प्रॉपर्टी शो ऑफ करता है तो उसको हम लोग ड्यूअल नेचर बोलते हैं, ठीक है. सेम वैसे ही है जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, या जो हमारा पार्टिकल्स है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दो नेचर प्रोवाइड करते हैं. एक पार्टिकल जो होता है, पार्टिकल के नेचर में, मतलब पार्टिकल के नेचर में कहीं भी पड़ा रहता है, बट एक वेव नेचर भी प्रोवाइड करता है. जब उसमें एक मूवमेंट होता है तब वो क्या होता है, एक वेव के फॉर्म में क्या होता है, कहीं भी मूविंग करता है, तो वेव नेचर प्रोवाइड होती है. पार्टिकल में मास है उसका, एक मटेरियल के फॉर्म में रहेगा, और वेव नेचर में क्या होती है, एक एनर्जी जनरेट होती है. ओके, जिसको हम लोग लैम्डा बोल सकते हैं वेवलेंथ के लिए, जिसका फार्मूला सी इक्वल टू न्यू लैम्डा होगा. मतलब आपको डायरेक्टली समझ में आना है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके दो नेचर हैं, एक तो वेव की तरह बिहेव करती है, ओके, एंड सेकंड जो होता है वो क्या बिहेव करती है, एक पार्टिकल की तरह. ओके, पार्टिकल की तरह. करेंटली में लिखना इसमें पॉसिबल नहीं होता, इसलिए पहले ही लिखा जाता है. ओके, समझ में आया. तो ये जो डेफिनेट, इसका जो पॉस्टुलेट है, समझ लो कि डी ब्रोंगली प्रपोज दैट द इलेक्ट्रॉन, ओके, एन इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट, ठीक है, बिहेव बोथ एज मटेरियल पार्टिकल एंड अ वेव, यानी वो वेव और मटेरियल दोनों की तरह क्या करती है, बिहेव करती है. ओके, ओके गाइस, एक ओके, तो ये है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन. ये हमारा रह गया इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दो बिहेव करता है, एज अ वेव और एज अ मटेरियल पार्टिकल्स. ओके, अगर वेव की तरफ बिहेव करेगा तो उसके लिए हमारा एक फार्मूला आता है गाइस, E इक्वल टू एच न्यू. भाई ये तो पता है सबको, प्रीवियस क्लास में देख चुके हैं, जहाँ पे एच न्यू को हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू होता है C बाय लैम्डा. ओके, पुट कर सकते हैं. मतलब क्या आ गया हमारा फार्मूला, सी जो होती है उसको हम लोग जनरली वेलोसिटी भी बोल देते हैं, ठीक है. तो ये हो सकता है आपका वी एच न्यू बाय लैम्डा. ओके, फार्मूला याद रखना, ये प्रीवियस क्लास का फार्मूला है. अगर पार्टिकल की तरह बिहेव करे तो ये हो सकता है E इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, जहाँ पे C को रिप्लेस कर सकते हैं V स्क्वेयर से. सो गाइस E1 अगर E2 बराबर है तो ये हो सकता है हमारा फार्मूला एच न्यू एंड एम सी स्क्वेयर या फिर एम वी स्क्वेयर. ओके, तो यहाँ पे एम वी करना पड़ेगा. ओके, तो ये तो ड्यूअल नेचर की बात हो गई, ठीक है. नेक्स्ट देखो गाइस, पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ठीक है. पार्टिकल एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, यानी इलेक्ट्रॉन्स का जो दो कैरेक्टर होता है, ड्यू कैरेक्टर होता है, उसमें देखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इवन एटम व्हेन इन अ मोशन पासेस वेव प्रॉपर्टी. जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन या कोई भी एटम हो, जब वो क्या हो, मोशन में हो, ठीक है, मोशन कंडीशन में हो, मूवमेंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या पॉज करता है, वेव्स. उनमें वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती है. तो वेव्स के लिए फॉर्मूला याद है गाइस, E इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू. तो एच न्यू जो होता है न्यू का C बाय लैम्डा. तो ये फार्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो ये याद रखना. वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला होता है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए E इक्वल टू एच C बाय लैम्डा, या फिर इसी को एच
वी बाय लैम्डा भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट गाइस, सेम वही फॉर्मूला है यहाँ पे। ओके, अब देखो पार्टिकल्स एंड वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का सेकेंड है फ्रॉम ए एन टू इक्वेशन, फ्रॉम ए एन टू इक्वेशन। भाई पहला इक्वेशन हम लोगों ने देखा और सेकेंड इक्वेशन देखा, क्या है, एम सी स्क्वेयर होता है एच सी बाय लैम्डा होता है कि नहीं होता। देखो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन में दिया है कि जो पहला इक्वेशन है और ये दूसरा, ये पहला इक्वेशन आपका और ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो एम सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या है, एच सी बाय लैम्डा। ओके, जहाँ पे हम लोग बेसिकली चेंज कर सकते हैं, वेयर्स एच सी और ये एम सी स्क्वेयर है तो सी सी क्या हो सकता है, कट हो गया, सी सी कट हो गया तो बचा क्या गया, एच न्यू बाय एम सी स्क्वेयर, सॉरी एम सी, क्योंकि एम सी स्क्वेयर तो कट गए हैं। ओके, न्यू यहाँ पे अगर मैं लैम्डा को यहीं पे होल्ड करूँ और एच को यहाँ पे ले जाऊँ तो एच ये ऐसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 1 बाय लैम्डा इक्वल टू एम सी बाय एच। ओके, अब मैं पोजीशन चेंज करूँगा तो हमको ये वाला मिलेगा, एच लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी स्क्वायर। ओके, हमको लीनियर मोमेंटम पता है गाइस, जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी, या फिर एम वी को ही लिख सकते हैं एम सी। ठीक है, मतलब यहाँ एम सी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, पी पुट कर सकता हूँ गाइस। ओके, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एच इक्वल टू एच, लैम्डा इक्वल टू एच बाय पी, यानी मोमेंटम। ओके, तो यही फार्मूला हमारा थर्ड मिला है। ठीक है, एच इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी एंड एच बाय पी, ये फार्मूला। ओके, तो इतना आपको फार्मूला पता होना चाहिए गाइस। ओके, नेक्स्ट है डी ब्रोंगली वेवलेंथ। ओके, तो डी ब्रोंगली वेवलेंथ के इससे पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं हम लोग। ओके, तो डी ब्रोंगली वेवलेंथ में क्या होता है, डी ब्रोंगली वेवलेंथ का फार्मूला वो देखो, डी ब्रोंगली का फार्मूला होता है गाइस लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम वी स्क्वेयर, सॉरी एम वी, क्या होता है, एम वी। ये हमारा डी ब्रोंगली का डेरिवेशन है। अब ये डेरिवेशन कैसे आया, कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। जो अभी हम लोग डिस्कस किए बस वही है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। देखो, जो इलेक्ट्रॉन होता है गाइस, उसके पास क्या होता है, ड्यूल नेचर होता है। एज अ पार्टिकल मूवमेंट करता है, ओके, और एज अ वेव मूवमेंट करता है। दो मूवमेंट हो गए इसके, एज अ पार्टिकल, एज अ वेव। ओके, अगर पार्टिकल मूवमेंट करता है गाइस, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला इसका हो जाता है क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा ई इक्वल टू एच न्यू, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। ओके, या इसी को मैं चेंज करूँ तो जो न्यू है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ बेसिकली, एक मिनट, ई इक्वल टू एच, न्यू को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं सी बाय लैम्डा से। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका वेव के लिए। देन अगर हम लोग पार्टिकल्स की बात करें तो पहले ही बता चुका हूँ क्या होता है इसका, ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एम सी स्क्वेयर इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। ओके, एंड अगर ई इक्वल टू एम सी स्क्वेयर है गाइस, तो ये हमारा ये हो गया ई फर्स्ट और ये इक्वेशन हमारा हो गया सेकेंड। मतलब मैं इसको E1 ले सकता हूँ और इसको E2 ले सकता हूँ। बात समझना गाइस। ओके, अब E1 और E2 को दोनों को हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है। मतलब E1 इक्वल टू, जोड़ना नहीं है, E2, E1 E2 क्या है भाई, बराबर है। तो E1 और E2 बराबर है तो दोनों को हम लोग क्या करते थे, बराबर कर देते हैं। तो पहला E1 का जो था वो था एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू E2 क्या था गाइस, एम सी स्क्वेयर। ओके, एम सी स्क्वेयर। अब यहाँ से सी गया और यहाँ से सी स्क्वायर गया तो बचा क्या, एच सी, एच लैम्डा डिवाइडेड बाय एम सी। ओके गाइस, ये फॉर्मूला बचा हमारे पास। ओके, अब देखो यहाँ से अगर मैं सी जो है उसको रिप्लेस करूँ तो ये जनरली रिप्लेस हो जाता है मोमेंटम के फॉर्म में, यानी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी, यानी सी को रिप्लेस करके मैं लिख सकता हूँ एम वी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या ओके एक मिनट, या एच बाय लैम्डा। ओके, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो हमारा एम सी था मैं उसको लिख सकता हूँ एम
वी, ओके, एम न्यू। अब एम वी यानी वेलोसिटी में चेंज कर दिए, वेलोसिटी चेंज होगा तो गाइस सीधी सी बात है एच, अगर एच ये जो लैम्डा है, ठीक है, वो यहीं पे रखता हूँ मैं, एच जो होता है उसको यहाँ ले जाता हूँ, तब क्या होगा, तब ये इसका कंडीशन हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू क्या होगा गाइस, एच बाय एम वी। ठीक है, मैं बता चुका ना ये चेंज होगा कंडीशन, कैसे चेंज होगा देखो। अब अगर ये बेसिकली ये वाला पॉइंट जब मूव करेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम सी डिवाइडेड बाय एच। अब पोजीशन चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू एच बाय एम सी। बात समझ में आ रही है, तो एम सी हो गया इसका। एंड जो हमारा इक्वेशन मिला लैम्डा इक्वल टू एच क्या एम वी या एम सी जो मिला है, इसको मैं एम वी को लिख सकता हूँ, मोमेंटम का फॉर्मूला पता है, पी इक्वल टू क्या होता है, एम वी या एम सी होता है, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू एच एंड पी। ये जो फार्मूला मिला गाइस यही है डी ब्रोंगली का फार्मूला। ठीक है, इसके पहले वाला फार्मूला भी देख सकते हैं, तो आप डी ब्रोंगली फार्मूला में लिख सकता है, ये है हमारा डी ब्रोंगली का वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रोंगली वेवलेंथ या डी ब्रोंगली का फार्मूला याद रखना, ये डी ब्रोंगली का फार्मूला है। ठीक है, इसमें आप वही है कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव्स के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लीनियर पूरा ए टू जेड है, तो ये आपका डी ब्रोंगली फार्मूला याद रखना गाइस। ओके, स्नैपशॉट दे दो।
देख लेते हैं, ठीक है। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है भाई, देखो, ठीक है, मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे देखो, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिट है। इस इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जनरली मैं यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप में क्या देख रहा हूँ मैं, इसका पोजीशन शो ऑफ करना चाहता हूँ। क्या देखना चाहता हूँ गाइस, इसका, मैं इसका देखना चाहता हूँ पोजीशन, ठीक है, मैं इसका पोजीशन देखना चाहता हूँ, ठीक है। अब पोजीशन देखने के लिए मैं इसका एग्जैक्ट स्टैटिक पोजीशन देखना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, इसको माइक्रोस्कोप, एक दूसरा माइक्रोस्कोप आता है ना, इसके लिए जनरली SMTEMP एक माइक्रोस्कोप आता है, SEM, तो जनरली उसका डिटेल नहीं जाना हमको, बट देखो क्या है ये। जब इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो क्या डालूंगा गाइस, इस पर लाइट डालूंगा। जब इस पर लाइट आएगा भाई, तो सीधी सी बात है, हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, डबल मूवमेंट करता है, ड्यूअल नेचर प्रोवाइड करता है। मतलब जैसे ही लाइट आएगा इसमें क्या हो जाएगा गाइस, इसमें मूवमेंट प्रोवाइड हो जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, ओके, मूवमेंट आ जाएगी। मूवमेंट आ गया मतलब क्या, मतलब उसका पोजिशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बड़ा प्रॉब्लम हो गया, मतलब क्या, मतलब ये कि गाइस, कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट क्या चाहता हूँ, उसका एग्जैक्ट चाहता हूँ, उसका पोजीशन, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेक करने पर क्या होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। और पोजीशन चेंज करने पर क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। मतलब एट द सेम टाइम मैं उसका वेलोसिटी और पोजीशन दोनों देख नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं पोजीशन देखना चाहता हूँ तो उसकी वेलोसिटी की वजह से उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अगर मैं उसकी वेलोसिटी चेक करना चाहता हूँ तो उसकी पोजीशन की वजह से उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब ड्यूअल नेचर के अकॉर्डिंग ये बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है। मतलब जो अनसर्टेनिटी है ना, अनसर्टेनिटी उसका मीनिंग ही होता है कि बिल्कुल ना, मतलब कंफर्म ना बताना, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं रहना। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि बारिश की बात कर रहा हूँ, तो बारिश अगर बोलूँगा तो भाई बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। मतलब ये कि एग्जैक्टली हम लोग किसी भी चीज़ को नहीं बता सकते। वैसे ही हम लोग हाइड्रोजन, जो आपका बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, ना ही उसका हम लोग क्या बता सकते हैं, पोजीशन बता सकते हैं, और ना ही उसका वेलोसिटी बता सकते हैं एज अ एग्जैक्ट टाइम। ओके, देखो ये, वेल ट्रीटिंग इलेक्ट्रॉन एज अ वेव, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ascertain simultaneously the exact position and velocity of the electron। एग्जैक्ट उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते मोर precisely at the given instant, since the wave it extending through a region of a space। स्पेस की वजह से, स्पेस के रीजन की वजह से क्या होती है, वो एक्सटेंड हो जाती है, ठीक है, एक्सटेंडिंग होती है। तो याद रखना, हाइजेनबर्ग ने क्या दिया था, अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल दिया था, जिसमें ये एग्जैक्टली हाइड्रोजन के पोजीशंस और उसकी वेलोसिटी यानी मूवमेंट पे बेस्ड है। ओके, अब इसका एक डेरिवेशन है गाइस, उस डेरिवेशन को देखते हैं। हाइजेनबर्ग के डेरिवेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ अ बॉडी एज अ स्मॉल एंड एन इलेक्ट्रॉन, एज एन इलेक्ट्रॉन। एक स्मॉल इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग बात करें किसी बॉडी में, तो उसका एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट क्या भाई, मोमेंटम हम नहीं देख सकते, ठीक है। देन इसके लिए एक काइनेमेटिकल इक्वेशंस यानी उसका डेरिवेशन निकला है। अगर सपोज करो, ठीक है, सपोज करो इफ अनसर्टेनिटी ऑफ मास प्रिजर्व द पोजीशन इज डेल एक्स। यहाँ पे डेल एक्स समझना है गाइस, डेल एक्स का मतलब होता है, यहाँ पे देखो, ओके गाइस, तो यहाँ पे हमें डेल एक्स समझना है। तो यहाँ पे डेल एक्स का मतलब होता है एरर इन पोजीशन। ओके, क्या होता है, एरर इन पोजीशन। एंड इसी को हम लोग अगर चाहें, ठीक है, डेल एक्स को, तो इसे हम स्टैंडर्ड लेवल में क्या बोल सकते हैं भाई, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनली पोजीशन। वैसे ही डेल पी जो है गाइस, उस डेल पी को हम लोग बोल सकते हैं आपका, देखो डेल एक्स को है क्या है, एरर इन पोजीशन, एरर इन पोजीशन, क्योंकि वो क्या है भाई, एरर में पोजीशन चेंज आती है। एंड जो अनसर्टेन पोजीशन उसको हम लोग बोल सकते हैं, दोनों लैंग्वेज, डेल पी को हम लोग बोल सकते हैं एरर इन मोमेंटम, ओके, या फिर अनसर्टेन इन मोमेंटम, ओके, जो बेसिकली क्या है, उसकी वेलोसिटी में होने वाली एरर होती है। ओके, देन गाइस, यहाँ से डेल एक्स एंड डेल पी दोनों की वैल्यू आपको पता चल गया
ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। तो ये डेरिवेशन आपके बुक में गिवन है, ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेशन गिवन नहीं है, ठीक है। तो आपको ये दोनों वैल्यू समझ में आनी चाहिए कि ये एरर इन पोजीशन क्या है और आपका एरर इन मोमेंटम क्या है। ओके गाइस, अब देखो इनसर्टेनिटी ऑफ द मोमेंटम इन द पोजीशन ऑफ डेल एक्स इज द एरर इन position and the uncertainty of the measurement of the moment in del p या del n v then according to हाइजेनबर्ग के अकॉर्डिंग ये रूल आपको गिवन है। ओके, सो गाइस यहाँ से आपको इक्वेशंस मिल जाता है दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, तो पहला इक्वेशन आपको ये मिल गया h/4 पाई। और सेकेंड इक्वेशन की बात करूँ गाइस, तो ये इक्वेशन देखो सेकेंड हो जाएगा हम लोग का डेल एक्स इंटू डेल, यहाँ पे एम डेल जो दिया है वो एम डेल वी होगा गाइस, ठीक है, एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम होता है, डेल पी और डेल एम, एम डेल वी जो है वो सेम है जैसे कि यहाँ पे गिवन है। इसको अब जब काइनेमेटिकल इक्वेशंस है, ठीक है, डेरिवेशंस है, वो हम लोग अब क्या कर रहे हैं गाइस, सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ से कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पे जैसे एच जो है वो है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये जो पूरा का पूरा इक्वेशन वो हाइजेनबर्ग्स का गिवन है, तो यहाँ तक समझना है। अब जो राइट डाउन करना है आपको इक्वेशन वो ये है गाइस कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होती है, ड्यूल नेचर्स होती है, यानी उसके पास ड्यूल नेचर होती है, एक तो एज अ वेव वर्क करती है, एज अ पार्टिकल वर्क करती है। ओके, बट सेम टाइम पे नहीं करती, इसलिए क्या होती है उसमें एरर होती है। एग्जैक्ट पोजीशन पे जो एरर, एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं मिलता, तो एरर इन पोजीशन मिलता है गाइस, जिसको डेल एक्स बोलते हैं। एंड एरर इन मोमेंट जो बेसिकली हम लोग को मोमेंटम मिलता है दैट इज़ डेल पी, जो वेलोसिटी में क्या है भाई एरर होती। तो एरर इन पोजीशन याद रखना, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम चेंज हो रही है। देन इसका जो होता है हाइजेनबर्ग एक्सप्रेशन दैट इज डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके, तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया। वेयर इज द p इक्वल टू एम वी, यहाँ पे जो डेल p है उसको हम लोग लिख सकते हैं आपका m इक्वल टू एम वी, ठीक है, एम वी मास वेलोसिटी, ये जो है लीनियर मोमेंटम से आया जो 10th में हम लोग पढ़ते थे। अब इस वैल्यू को आप p की जगह पुट कर दो, तो डेल p की जगह हम पुट कर सकते हैं डेल एम वी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आ जाएगा गाइस, मास तो सेम रहने, मास में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो मास डेल वी हो जाएगी, वेलोसिटी ही चेंज होगी, v2 माइनस v1 होगा, तो मास डेल वी हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम उठाएंगे और इस वैल्यू को पुट करेंगे डेल पी की जगह, तो डेल पी की जगह उठा के हम लोग डाल देते हैं वैल्यू एम डेल वी। ओके, तो यहाँ पे देखो गाइस एम डेल वी को पुट कर दिए हम लोगों ने डेल पी की जगह, तो ये आ गया डेल एक्स इंटू एम डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। ओके गाइस, अब यहाँ से देखो सेकंड जो लास्ट है हम लोग का, यहाँ से m जो है उसको हम लोग 4 पाई की जगह रिप्लेस कर देते, तो m यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा आंसर आपका डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई m, और यही है गाइस बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। ओके, तो सारा इक्वेशंस जितना भी हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट किया है वो सब इक्वेशन आप एक बार देखते हैं, क्योंकि इक्वेशन के बेस पर ही हमको समझ में आने वाला है कि आगे हमको क्या करना है। ओके, तो ये सारा इक्वेशन जो है, ठीक है, तो ये अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है गाइस हाइजेनबर्ग का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनसर्टेनिटी का मतलब ही आप जानते हो कि कोई भी चीज़ एग्जैक्ट नहीं होती, एक ही सेम टाइम पे हम उसका क्या नहीं निकाल सकते, उसका पोजीशन और उसकी वेलोसिटी नहीं ही निकाली जा सकती। ओके, तो